हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ क्वांटम मैकेनिक्स के बहुत ही ज्यादा अमेजिंग क्वेश्चन और साथ ही साथ उनके मैं कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा और इसके अलावा ईच एंड एवरी क्वेश्चन की मैं ट्रिक बताऊंगा कि वो किस तरीके से सॉल्व होता है। तो इसके लिए आपको पूरा वीडियो कंप्लीट देखना होगा। मैंने क्वेश्चन सीरीज को 4 वीडियोस में बांटा है, जिसके अंदर मैं हर वीडियो के अंदर लगभग 15 क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा, उनकी ट्रिक्स को डिस्कस करूंगा, उनके पीछे के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करूंगा। तो चलिए, आज हमारा पहला वीडियो क्वेश्चन सीरीज का, जिसको हम शुरू करने वाले हैं। तो अब आता है हमारा पहला क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पर नीचे लिखा हुआ दिखाई दिया जाएगा, उसको आप स्टडी करें, पढ़े, और अगर आप वीडियो को पॉज करके देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं मेरे पहले क्वेश्चन की। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये कहता है, जरा मैं इसको साइड में कर दूं। मेरा पहला क्वेश्चन कहता है, अ फ्री पार्टिकल विद एनर्जी E whose wave function is a plane wave with a wavelength lambda enter a region of a constant potential V greater than 0 where the wavelength of particle is 2 lambda. Find the ratio of V by E. चलो, हमारे सामने क्वेश्चन है, हमसे कहा गया कि पार्टिकल है जो कि फ्री है, एक पार्टिकल है जो कि फ्री है, उसके अंदर उसकी एनर्जी दी गई है हमको E। ठीक है। अच्छा, एक बात हमेशा याद रखना, यहां पर बात की जा रही है एक फ्री पार्टिकल की और हमसे बोला गया है कि उसकी एनर्जी है E। ठीक है। और इसमें हमको एक कंडीशन दी है, वो है अगर V ग्रेटर देन 0 पर उसकी जो वेवलेंथ है वो 2 लेमड़ा हो जाती है। यानी कि जब तक उसकी एनर्जी E है उसकी वेवलेंथ है लेमड़ा, और जैसे ही V ग्रेटर देन 0 हुआ उसकी एनर्जी हो जाती है 2 लेमड़ा। चलो, ये चीज तो समझ में आ गई, कंडीशंस भी हमने लिख ली। लेकिन अब इस क्वेश्चन में कहना क्या चाहते हैं, तो देखो जरा इस चीज को समझते हैं। हमसे पूछा है V बाय E का रेशियो, यानी कि पोटेंशियल और एनर्जी का रेशियो पूछा है। तो देखो यहां पर एक चीज ध्यान रखने की जरूरत है। इस क्वेश्चन के अंदर बोला गया है फ्री पार्टिकल। फ्री पार्टिकल का मतलब होता है यहां पर सिर्फ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0 है। पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास में यहां पर कितनी है, 0। तो इस चीज को याद रखना आप। जब तक हमारा फ्री पार्टिकल है तब तक उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0 है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहां पर V गायब हो जाएगा, इसका मतलब ये नहीं है। ये सिर्फ एक कंडीशन है कि जब हमारा पार्टिकल फ्री मूव कर रहा होता है तो उसमें सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है। इसका मतलब ये है कि जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम सारी बातें पहले शुरू में काइनेटिक एनर्जी के टर्म में करेंगे। तो अब मैं यहां पर पहली जो चीज लगाऊंगा, क्योंकि मुझे कहा गया है कि मेरे पार्टिकल की एनर्जी E है और उस पर मुझे वेवलेंथ दी गई है लेमड़ा। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें लेमड़ा और E रिलेट करते हैं, वो है डी ब्रॉगली का फॉर्मूला। डी ब्रॉगली का फॉर्मूला है लेमड़ा इक्वल्स टू H अपॉन रूट 2me। ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, यहां पर मैं दोनों जानते हैं। अब हम यहां पर क्या करेंगे, हमें E चाहिए तो हमें स्क्वायर करना होगा। सो लेट्स स्क्वायर दिस। अब जैसे हम स्क्वायर करेंगे तो दोनों तरफ हो जाएगा, ये हो जाएगा लेमड़ा स्क्वायर, ये हो जाएगा H स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा 2me। इसको उधर भेजते हैं E को, तो हमारे पास यहां पर E की वैल्यू आती है 2m लेमड़ा स्क्वायर। तो यहां पर मेरे पास लेमड़ा की वैल्यू आ गई। मेरी फर्स्ट कंडीशन जो मुझे दी गई थी, जहां पर मुझसे कहा गया था कि एनर्जी E है और लेमड़ा है क्या, वेवलेंथ, उसके अकॉर्डिंग मैंने मेरी फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए E की वैल्यू निकाली। अब मेरी दूसरी कंडीशन क्या कहती है कि जब V ग्रेटर देन 0 होता है, जब V ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, V ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, ठीक है, तब वेवलेंथ कितनी हो जाएगी, 2 लेमड़ा। अब इस चीज को जरा समझते हैं, इसको ढंग से देखिएगा। हम जानते हैं हमारी जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है। अच्छा, जब तक हमारा पोटेंशियल 0 था हमारा पार्टिकल फ्री था, जब शुरू में जब पार्टिकल फ्री था इसका मतलब पोटेंशियल 0 था और उसके अकॉर्डिंग ये सब चीजें होगी। लेकिन सेकंड कंडीशन में पार्टिकल के पास में पोटेंशियल आ गया है, इसका मतलब यहां पर इसकी नई काइनेटिक एनर्जी जो होगी उसको मैं लिखूंगा K डैश से, हो जाएगी E माइनस V। अब सर, अभी तो आपने कहा कि पोटेंशियल है ही नहीं, अब आपने कहा पोटेंशियल डाल दिया। तो ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में दो अलग अलग कंडीशन पे बात हो रही। शुरू की कंडीशन में पार्टिकल फ्री था, उस पर एनर्जी E थी और वेवलेंथ लेमड़ा थी, तो उसके अकॉर्डिंग हमने ये बनाया, बिल्कुल सही किया। अब सेकंड कंडीशन में पोटेंशियल दे रखा है कि भाई पोटेंशियल 0 से ज्यादा है। पहली कंडीशन में पोटेंशियल 0 था, दूसरी कंडीशन में पोटेंशियल ज्यादा और उसकी वेवलेंथ है, तो दैट्स मीन उसके टोटल एनर्जी में कुछ ना कुछ तो फर्क आएगा ना भाई। शुरू में अगर काइनेटिक एनर्जी K थी तो उसके बाद पोटेंशियल चेंज होने के बाद काइनेटिक एनर्जी भी तो चेंज होगी, तो वो काइनेटिक एनर्जी ये है। चलो सर, अब
लेमड़ा इक्वल्स टू मेरा क्या होता है। अच्छा देखो मैं एक चीज यहाँ पे बताना चाहता हूँ, ये जो हमारा वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है ना, वो एक्चुअल में होता है 2mk होता है, ठीक है। लेकिन इसको मैंने यहाँ पर, सर आपने यहाँ पर ई क्यों लिखा, तो वो ई हिसाब से लिखा। हमारी पहली कंडीशन को देखिए, k इक्वल्स टू ई माइनस वी, पहली कंडीशन में हमारा पोटेंशियल जीरो था, तो इसलिए यहाँ पर k बराबर क्या रखा, ई रखा। अब यहां पर अगर देखो तो इसमें तो हमारे पास पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल है तो आप पोटेंशियल को यहां रखो सर, और इस पोटेंशियल पे लेमड़ा की वैल्यू कितनी है, 2 लेमड़ा, ठीक है भाई, h इक्वल्स टू 2m e minus v. So now squaring both side, and now look at this, 4 lambda square equals to h upon 2m e minus v. अच्छा e minus v को इधर भेज देता हूं और इसको इधर भेज देता हूं, तो मेरे पास क्या बचेगा, जरा इसको ढंग से देखिए, e माइनस वी अपॉन एच स्क्वायर, सॉरी यहाँ एच स्क्वायर लगा दे, और 4 इंटू 2m लेमड़ा स्क्वायर। अच्छा ये देखो, ये जो मेरी टर्म है एक्चुअल में क्या है, ये e के बराबर है, तो इसको यहां रख दो, e इक्वल्स टू e बाय 4। अच्छा इसको उधर भेजे, अगर e को इधर भेजे और v को उधर भेजे, तो ये बनेगा e माइनस e बाय 4 इक्वल्स टू v, और मेरे पास बनेगा e कितने बनेगा, 3e बाय 4 इक्वल्स टू v, e को इधर भेजा तो ये बना कितना, v बाय e 3 बाय 4। तो यहाँ मुझे रेशियो मिला v बाय e का। देखो कितना सिंपल तरीके से एक एक चीज को मैंने आपके सामने खोल कर रखा है, क्वेश्चन की हर एक कंडीशन को यहाँ पर मैंने आपके सामने खोला है और बताया, बाकायदा बताया कि क्वेश्चन में क्या क्या चीजें बोली और कैसे इसको सॉल्व करना है। तो अब ये तो हमने अपने कॉन्सेप्ट से सॉल्व किया, ठीक है, आपको इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं। ये जनरल फॉर्मूला याद रखे, डी ब्रॉगली का, जब भी लेमड़ा और एनर्जी की बात हमसे दे दे, वेवलेंथ और एनर्जी की टर्म में जब भी बात करेगा, आपको याद रखना है कि वहां डी ब्रॉगली का सिद्धांतिक यानी थ्योरी ही काम करेगी। अच्छा सर जरा इसको पहले एक बार ढंग से देख ले। अब इस पर तो हमने बात कर ली, अब मुझे बात करनी है इस पे ट्रिक पे, कि अब इसकी सर सॉल्व करने की ट्रिक भी बता दो। तो ट्रिक देख लो, ट्रिक भी बता देते हैं। तो देखो, उस आंसर को देखना और ट्रिक को देखना। तो हमारी ट्रिक ये कहती है कि जब कभी भी आपके सामने v बाई ए के रेशियो वाला कोई भी क्वेश्चन आए, तो आपको सिंपली ये वाला फॉर्मूला लगा देना, 1/1/n²। यहां पर जो n है वो एक्चुअल में चेंज इन वेवलेंथ को दर्शाता है, चेंज इन वेवलेंथ। चेंज इन वेवलेंथ, सर चेंज इन वेवलेंथ कैसे पता चला, तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर हमारी वेवलेंथ लेमड़ा थी, वो होकर क्या हो गई 2 लेमड़ा, तो ये जो 2 है ये एक्चुअल में n है, इस n को उठाकर यहां रखो। सो v e बाई 1 माइनस कितना हो जाएगा 4, सो v बाई e ये हो जाएगा 3/4, डायरेक्ट रेशियो आ गया। इस ट्रिक को कहीं नोट कर ले, गोल्डन वर्ड में नोट कर ले, ये आपके लिए मैं लेकर आया हूं कि आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, देख लो आराम से देख लो। ओके, तो ये जो ट्रिक थी वो हमारे इस तरीके से वर्क कर रही थी, ये था हमारा पहला क्वेश्चन। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन को। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, समझने वाली लग रही होगी। मैं हर एक चीज आपके लिए लेकर आया हूं, एक एक चीज जो मुझे लगता है आपके लिए जरूरी है, चाहे वो ट्रिक हो चाहे वो क्वेश्चन आंसर्स हो। अच्छा मैं एक चीज और क्लियर करूं आपको, कुछ क्वेश्चंस में ट्रिक्स जो है वो हमारी हेल्प करती है क्वेश्चन को, ऑप्शंस को ज्यादा इजी बनाने के लिए। मतलब उसमें हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ऑप्शन यहां पर ये हो सकता है। तो ऐसी कुछ ट्रिक्स भी है जो कंप्लीटली हर कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करती, लेकिन वो हमें अंदाजा जरूर दे सकती है कि भाई ये ऑप्शंस हो सकते हैं। वो मैं अभी आपको बताऊंगा, क्योंकि ये चीजें भी क्लियर करना जरूरी है। चलो हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, लिखा हुआ है द एनर्जी डेंसिटी ऑफ स्टेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द वन डायमेंशन पोटेंशियल वेल ऑफ इनफाइनेटली हाई वॉल्स इज द सिंबल ऑफ देयर अनयूजुअल मीनिंग। हमसे पूछा है भाई एनर्जी बताओ, क्या बतानी है, एनर्जी किसकी, इलेक्ट्रॉन की, वन डायमेंशनल पोटेंशियल वेल में, जहां पर पोटेंशियल इंफिनिटी पर वर्क करता है, जहां पोटेंशियल किस पे वर्क करता है, इंफिनिटी पे वर्क करता है। ठीक है सर बता देते हैं। तो इसको सॉल्व करने का बड़ा आसान तरीका है, जरा वो देख लो। देखो पहले इस चीज को जरा समझो, अगर आपने वन डायमेंशन पोटेंशियल वेल को पढ़ा है तो आपको पता होगा कि यहां पर इसका जो एनर्जी का, अच्छा मैं लिखना भूल गया सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2, तो इसका जो एनर्जी का फंक्शन होता है वो होता है हमारा n स्क्वायर पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर अपॉन 2ml स्क्वायर। ये हमारा एक्चुअल में मेन फॉर्मूला होता है, याद रखना
ये हमारा होता है, ठीक है। तो और हाँ, कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर ये भी कह और भी तो होता है, तो कुछ इस तरीके से होता है, अगर आप h कट की जगह h/2 रख दोगे ना, तो यहां पर फॉर्मूला ये बन जाएगा n² पाई² h² अपॉन 8 पाई² पाई से पाई² कैंसल। तो ये भी एक फॉर्मूला होता है, क्योंकि कुछ बच्चों को ये फॉर्मूला ज्यादा अच्छा लगता है, तो वो ये भी रख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। हमारा जो काम है वो हम करके रहेंगे, चलो ठीक है। लेकिन मैं ये वाला फॉर्मूला ज्यादा प्रीफर करूंगा, क्योंकि ये जनरलाइज फॉर्मूला है, ज्यादातर क्वेश्चंस में ही पूछा जाता है। मेरे पास इन सब क्वेश्चंस के जो मैं करा रहा हूँ सॉल्यूशंस लिखे हुए पड़े हैं, मैंने खुद ने लिखे हैं, खुद ने इनको ट्रिक्स फाइंड आउट करने की कोशिश की थी, काफी मैंने ट्रिक्स देखी इसकी, और जो मुझे सबसे अच्छी लगी, जो इजी लगी, वो मैं आपके लिए लेकर आया। देखो इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर जहां पर आपको एनर्जी बोले और जहां आपको आपके सामने बात कर जाए डेंसिटी की, क्या बात कर ले, डेंसिटी की बात कर रहे हैं, तो सीधी सीधी वो बात आपसे कर रहा होता है डीजेनरेसी की। याद रखना, जब वो एनर्जी और डेंसिटी साथ में डाल देना तो समझ लेना वो आपसे सीधे सीधी बात कर रहा है डीजेनरेसी की। क्या बता दो भाई यहाँ पर डीजेनरेसी क्या होगी? एक्चुअल में डीजेनरेसी ही डेंसिटी को बताती है क्वांटम स्टेट के अंदर कि एक्चुअल में डेंसिटी है क्या। तो याद कर रख लेना इस चीज को, जब वो डेंसिटी की टर्म यूज करे तो समझ लेना वो सीधी सीधी बात कर रहा है किसकी, डीजेनरेसी। तो चलो इसको निकाल। तो देखो यहां पर जब मुझसे डीजेनरेसी की बात करेगा ना, तो मुझे इस पूरे जो सिस्टम है इसको चेंज करना होगा एन में। सो n² मेरा हो जाएगा 2ml² E अपॉन पाई² h कट²। अब अगर मैं इसको n में चेंज करूं तो ये बनेगा मेरा L2me अपॉन पाई h कट। ये बना, समझ आया आपको? ये मेरा तैयार हो गया। अब हमसे पूछा है डीजेनरेसी, डीजेनरेसी या फिर अगर आपसे पूछे डेंसिटी, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो आपको ये चीज याद रखना होगा कि ये होता है रो, इसको रो से भी लिखते हैं, इसको जी से भी लिखते हैं, तो हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे dn अपॉन de। कुछ नहीं करना, ई के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दो, ई के रेस्पेक्ट में, एनर्जी के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दो, क्योंकि हमसे बात ही किसकी ली गई है, एनर्जी और डेंसिटी। बट डेंसिटी चेंज होगी तो जाहिर सी बात है एनर्जी भी चेंज होगी, ये बात तो फिक्स है। तो सिंपली कुछ नहीं करना, एन का ई से डिफरेंशिएट कर दो, कर लो। तो जैसे ही आप डिफरेंशिएट करोगे तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा उसका मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, क्योंकि इतना मुझे नहीं लगता कि मुझे ये सब बताने की जरूरत है, क्योंकडिफरेंशिएशन तो बहुत आम बात है, अपना टाइम बचाते हैं। और यहां पर लिखते हैं भी L2m अपॉन 2 पाई h कट रूट e। ये हमारे पास में ऑप्शन आएगा यहां पर, ठीक है। चलो ओके, ये बिल्कुल सही है। ये हमारे पास में यहां पर इसका एक ऑप्शन दे रखा है, ये मैंने सॉल्व किया था, ये बिल्कुल सही। तो हमारे पास में यहां पर ये वाला ऑप्शन दे रखा है कि भाई ये वाला जो इसमें 4 ऑप्शन है उसमें यही वाला दिया हुआ है। और हम जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको जैसे ही आप इसको डिफरेंशिएट करोगे ये की ये टर्म आएगी, इसको डिफरेंशिएट करके जरूर देखना एक बार, आपको पता चलेगा कि यार यही टर्म वापस आ रही है, ये की ये टर्म वापस आ रही है। तो एक बार इसको देखना करके, आपको मजा आएगा, एक बार इसको करके देखोगे आपको मजा आएगा। अब सर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पर एक चीज बोली जाती है कि सर एक्चुअल में ये इतना सब कुछ क्यों करें हम, क्या कोई ट्रिक है इसको भी करने की? तो देखो इसकी जो ट्रिक आपकी है ना वो है तो बड़ी अच्छी, लेकिन वो ट्रिक एक्चुअल में आपको सिर्फ क्वेश्चन का अंदाजा दे सकती है, क्योंकि मैं हर बात क्लियर करता हूं, मेरी आदत है मैं हर क्वेश्चन की हर बात को क्लियर करके चलूं। जब कभी भी आपको डायमेंशन के टर्म में बात बोले, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, और वहां पर आपसे पूछे एनर्जी और डेंसिटी का रिलेशन, एनर्जी और डेंसिटी के रिलेशन में बात करें, तो आपको सीधा सीधा कुछ नहीं करना, आपको ये याद रखना है कि जो डेंसिटी होती है, ठीक है, जो डेंसिटी मेरी होती है, इसको ई से भी लिखते हैं तो याद रखना, वो होती है E इक्वल्स टू D/2 - 1। डी मेरा यहां पर बताता है डायमेंशन को, कौन सा डायमेंशन, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। तो यहां पर हमारा 1 डायमेंशन था इसलिए यहां पर 1 रखूंगा, तो रो E इक्वल्स टू, ये मेरा हो जाएगा E हाफ, ये 1/2 में से 1 गया तो कितना बचा, E हाफ। तो देखो जरा 1 अपॉन रूट E, इसका मतलब यहां पर जो डेंसिटी होगी
वो इनवर्स प्रोपोर्शनल होगी 1/√T के। और आपके पास जो 4 ऑप्शन होंगे उसमें कोई ना कोई तो एक ऐसा ऑप्शन होगा जिसके न्यूमिनेटर के अंदर सॉरी डिनोमिनेटर के अंदर √T आ रहा होगा। तो वहां से आप ये प्रॉपर अंदाजा लगा सकते हो कि हाँ ये ऑप्शंस हो सकते हैं। तो आपके 50% गलत होने के चांस खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो कुछ ट्रिक्स ऐसे भी हैं। अब क्योंकि इसको मैं जनरलाइज नहीं कर सकता इस ट्रिक में ज्यादा, क्योंकि ये एक स्टेटमेंट है, ध्यान रखिएगा स्टेटमेंट में जो चीजें होती है वो जनरलाइज होती है, मतलब ये इधर वर्क करती है। स्टेटमेंट्स हमेशा हमें किसी चीज को डिफाइन करने में मदद करते हैं कि हाँ ये रिलेशन है, इनसे ये चेंजेस हो रहा है। स्टेटमेंट कभी कोई फिक्स वैल्यू नहीं देते, स्टेटमेंट सिर्फ एक डेफिनेशन देते हैं हमको कि हाँ ये पर यहाँ पर ये चीज इस तरीके से करने से ऐसा हो सकती है। तो ये मेरे 2 क्वेश्चन हुए। ये वाला तो सबसे आसान था, कुछ नहीं करना था, 1 डायमेंशन का एनर्जी का फॉर्मूला लगाया, उसको एन में चेंज किया, क्योंकि डीजेनरेसी आप तभी निकाल सकते हो जब आपके पास स्टेट्स हो। ये एन एक्चुअल में स्टेट है, क्वांटम नंबर है ना, ये क्वांटम नंबर ही तो है, और ये एन एक्चुअल में ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ये स्टेट्स ही तो है, याद रखिएगा। ठीक है, डिफरेंशिएट करो, आंसर निकाल लो। अच्छा, कुछ लोग शायद इसको ऐसे भी देख सकते हैं, ये √2 से कटेगा तो √2 बन जाएगा ये भी। ठीक है, तो इससे इतना दिक्कत की बात नहीं। तो ये 2 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कवर हुए। काफी अच्छी चीज है, मैं आपके साथ कवर करने वाला हूं यहाँ पर। अगला हमारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है अगला हमारा। एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एनर्जी 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी एनर्जी है 200 eV। क्वेश्चन नंबर हमारा 3। ठीक है, इस पास थ्रू ए सर्कुलर होल ऑफ अ रेडियस, जहां पर एक सर्कुलर होल दिया हुआ जिसकी रेडियस है 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर। मैं इसको मीटर में चेंज कर लेता हूं तो ये बनेगा ये, और अगर मैं इसको डायामीटर में चेंज कर लेता हूं तो ये बनेगा 2 × 10⁶ मीटर। ठीक है, द अनसर्टेनिटी इंट्रोड्यूस इन द एंगल ऑफ इमर्जेंस, हमें बताना है इसके अनसर्टेनिटी, इसके एंगल के अंदर, इसके एंगल में कितनी अनसर्टेनिटी जनरेट हो रही है। भाई ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि अभी एक इलेक्ट्रॉन है वो किसी होल में से पास होता है जिसकी रेडियस दे रखी है। जब वो होल में से पास होता है ना, तो पास होने पर वो कितने एंगल पे जा रहा है हमें वो बताना, मतलब उसके एंगल में कितनी अनसर्टेनिटी हो सकती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका मैं बता देता हूं आपको। ये वाला फॉर्मूला लगाना होगा, P = √2mE। सबसे पहले हम जनरेट करेंगे कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल मेरा होता है del x × del p = h/2। यही तो होता है मेरा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, मेरा यही होता है del x × del p h/2। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे मोमेंटम को फाइंड आउट करना होगा, तो चलो मोमेंटम को फाइंड आउट करते हैं। सो P = 2, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 10⁻⁻27। मैंने सब कुछ लिख रखा, सॉरी 31 होता है, मुझसे भी गलती हो सकती है इसलिए मैं लिख के रखता हूं। ठीक है भाई, और E की वैल्यू मेरे पास दे रखी है 200, लेकिन जब आप इस 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में चेंज करते हैं तो 1.6 × 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 3.2 × 10⁻⁻17 जूल। यहाँ पे भी लिख देता हूँ 3.2 × 10⁻⁻17 जूल, क्योंकि जब मैं एनर्जी की टर्म में बात करूंगा तो मैं जूल को ही लूंगा। ओके सर, ओके। और क्या बता सकते हो, और बता सकते हैं सर अभी आपको, रुको। जब आप इसको कंप्लीटली सॉल्व करते हो तो आपके पास आंसर आता है 7.63 × 10⁻24 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। इसलिए मैं सॉल्व करके रखता हूं ताकि कैलकुलेशन से बच सकूं, नहीं तो अभी आपके सामने कैलकुलेशन फिर √2 तो बहुत टाइम लगेगा। अब हम बात करते हैं, हमने मोमेंटम तो निकाल दिया, ये हमने निकाला है मोमेंटम। ठीक है सर, अब एक चीज हमेशा याद रखना, ये जो रेडियस है ना, ये जो रेडियस है, और ये रेडियस की क्या बात करूं, मैं बात कर रहा हूं कंप्लीट डायमीटर की, क्योंकि देखो ये जो होल है ना, इसमें पार्टिकल कहीं से भी पास हो सकता है, कहीं से भी। अगर मैं सिर्फ रेडियस की बात करूंगा तो ये रेडियस सिर्फ इतना ही पार्ट कवर करती है, तो मैं यहाँ पर डायमीटर लूंगा, तो मैं कहूंगा कि इसके डायमीटर के अलोंग ये पार्टिकल कहीं से भी एंगल बनाकर निकल सकता है, कहीं से भी जा सकता है। ये बात बिल्कुल सही बोल रहा हूं, दुरुस्त बोल रहा हूं मैं। तो इसका मतलब यहां पर जो इसकी पोजीशन में, इसकी जो पोजीशन होगा उसमें भी तो अनसर्टेनिटी होगी। उसमें अनसर्टेनिटी सर कितनी होगी, उसमें अनसर्टेनिटी उतनी हो सकती है जितनी उसकी डायमीटर है। इसका मतलब ये रहा। तो अगर मुझे इसके मोमेंटम में अनसर्टेनिटी निकालनी है इस फॉर्मूले की मदद से, मुझे इसके मोमेंटम में अनसर्टेनिटी इस फॉर्मूले की मदद से निकालनी है, आराम से निकाल सकता हूं सर मैं।
ठीक है। अब देखो इसमें मैं आपको दो चीजें कहना चाहूंगा, यहाँ पर दो चीजें मैं आपको कहना चाहूंगा। आप अगर चाहो तो h कट बाय 2 वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हो, आप अगर चाहो तो h अपॉन 4 पाई वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हो, और आप अगर चाहो तो सिर्फ h से भी कर सकते हो। ये बात याद है, ये डिपेंड करता है आप पे, क्योंकि देखो इन तीनों को रखने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ थोड़ा सा आंसर वेरी हो जाएगा। अब सर अगर थोड़ा सा आंसर वेरी हो गया और वो आंसर हमारे ऑप्शन में कहीं पे आया ही नहीं, तो ये बात बहुत सही बोली आप लोगों ने, और सोची भी अच्छी है, तो इस चीज को याद रखना। पेपर सेट करने वाला हमेशा जो 4 ऑप्शन देता है वो ये जानता है कि जब बच्चा अनसर्टेनिटी का कोई क्वेश्चन करेगा तो उसका आंसर कभी एक्यूरेट नहीं आएगा, कभी भी एक्यूरेट, मतलब जो 4 ऑप्शन दिया होगा ना उसमें कभी भी वो आ ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। आपका कुछ ना कुछ तो वेरी कर ही जाएगा, क्योंकि बच्चे होगा कोई h कट बाय 2 लगाएगा, कोई h बाय 4 पाई लगाएगा, कुछ h भी लगा देगा, कुछ भी लगा देगा इन तीनों में से, फिर सर हमें वैसे पता चलेगा। तो जो आपका आंसर आएगा ना वो करीब करीब उन चारों ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन के पास में आएगा, जस्ट पास में, ज्यादा दूर नहीं, जस्ट पास में। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर बताता हूं मैं आपको, इस क्वेश्चन के अंदर जो हमने ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है वो कुछ इस तरीके से, मैंने इसलिए पहले नहीं लिखे ताकि मैं चीजें आपको समझा सकूं। वो है 6 इंटू 10 की पावर -6 रेडियन, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है मेरा 10 इंटू 10 की पावर -6 रेडियन, और थर्ड ऑप्शन मेरे पास है 20 इंटू 10 की पावर 4 रेडियन, 20 इंटू 10 की पावर -4 रेडियन, और हमारे पास जो डी ऑप्शन है वो हमारे पास है 30 इंटू 10 की पावर -4 रेडियन। तो इतने ऑप्शन हमारे पास मिलेंगे, ये 4 ऑप्शन हमारे पास मिल गए। अब चेक करते हैं सर, तो अब मैं कौन सा चूज करने वाला हूं इन तीनों में से। मैं अगर आपकी जगह होऊंगा ना तो मैं हमेशा एच ही चूज करूंगा, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन थोड़ी जल्दी हो जाती है, इसलिए मैं एच लूंगा। ठीक है भाई, कोई 4 पाई से भी करता है तो भी गलत नहीं है, उसका आंसर लगभग पास में ही आएगा। एक बार आप करके देखना और मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। तो ये h अपॉन डेल एक्स, h की वैल्यू तो हम भी जानते हैं 6.62 10 की पावर -34, ओके सर। डेल एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 इंटू 10 की पावर -6 मीटर, अभी निकालिए सर, ये रहा डायामीटर, ओके सर। चलो तो अब इसका जब कैलकुलेशन किया सर आपने, तो आप तो मोमेंटम निकाल रहे हो, तो मोमेंटम का फॉर्मूला हो गया कितना 3 इंटू 3 10 की पावर -28 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो ये मोमेंटम की अनसर्टेनिटी फाइंड आउट। अब हमसे जो लास्ट पूछेंगे, लास्ट जो पूछा है वो क्या है, लास्ट क्वेश्चन जो पूछा है तो पूछा है हमसे, ये मैं हटा रहा हूं, मोमेंटम अनसर्टेनिटी को हम सिर्फ लिखेंगे, ठीक है। सो डेल पी मेरे कितना आया 3.3 इंटू 10 की पावर -28 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ओके। अब सर एंगल की अनसर्टेनिटी कैसे निकालोगे, ये सब तो आपने निकाल लिया। तो देखो एंगल की अनसर्टेनिटी निकालने का फॉर्मूला है डेल थीटा डेल पी अपॉन पी, ये फॉर्मूला है, इसको याद कर लेना, कहीं पर भी नोट कर लेना। तो ये अपना कितना था डेल पी, ये लगभग इतना है, और पी हमने अभी निकाला है सर, पी कितना निकाला था, ओहो पी हमने मिटा दिया, तो वापस रख देते हैं 7.63 10 की पावर -24। अब जब आप इसको कट करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो ये आएगा 0.43 इंटू 10 की पावर 4.3 इंटू 10 की पावर -6 आपके पास आंसर ये है। अब सर हमारा आंसर तो 4.3 आया, अब इस ऑप्शन को जरा उठाओ, इन 4 ऑप्शन को देखो, ये किसके लगभग पास में है, हमारा ऑप्शन नंबर 1 है। तो याद रखना आपका आंसर कभी एक्यूरेट आ ही नहीं सकता, कि पॉसिबल ही नहीं कि आपका ऑप्शन कभी एक्यूरेट आ जाए, आपका आंसर लगभग उसके पास में आएगा जो आपके ऑप्शंस दिए। अब कुछ बच्चे यहाँ पर ऐसे होंगे जो ये सोच रहे होंगे यार मजा नहीं आया, क्योंकि इतनी गड़बड़ी तो हमसे सहन नहीं होती। तो मैं आप बताता हूँ ट्रिक में भी आप देखोगे कि सेम आंसर आएगा, देखना। चलो देखते हैं, ट्रिक देखते हैं एक बार। तो जब मैं ट्रिक करता हूँ, तो अगर मैं ट्रिक को यूज करता हूँ, ये ट्रिक बड़ी आसान है। जब भी आपसे कभी भी एंगल का वेरिएशन पूछे तो आप ये ट्रिक लगा देना। ये ट्रिक क्या है सर, ये ट्रिक कुछ इस तरीके से है, जहां पर आप सबसे पहले निकालते हैं वेवलेंथ, उसका फॉर्मूला आता है 150 अपॉन 150 अपॉन वी, वी की सॉरी और ये होता है अंगस्टॉक। तो मतलब 150 अपॉन एनर्जी कितनी है अपनी 200,
जब कटेगा, क्वेश्चन में कटेगा, ठीक है, तो आंसर आएगा 0.866। अंडरस्टैंड? यानी कि 0.866 10 की पावर -10 मीटर। अब आपको अगर एंगल निकालना तो सिंपल सा ये फॉर्मूला रख देना, लेमड़ा बाय डी। सर लेमड़ा कितना है? लेमड़ा रख दो सर। लेमड़ा की वैल्यू अभी हमने निकाली 0.866 10 की पावर -10, और डी की वैल्यू अभी हमने निकाल ली थी 2 × 10 की पावर -6। जरा आप थोड़ा सा ऊपर चलो और इसको काटो तो इसका आंसर आएगा 4.33 10 की पावर -6 रेडियन। समझ आया आपको? ये बिल्कुल इसके पास में। अच्छा एक बात मैं और बताना चाहूंगा, आप अगर यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, ये वाला 1.22 लेमड़ा बाय डी। अगर आपको और एक्यूरेट आंसर चाहिए तो आप 1.22 लेमड़ा बाय डी वाला फॉर्मूला भी रख सकते हैं, आपको उससे भी आंसर मिल जाएगा। मैं आपको शॉर्टी के साथ एक बात कह सकता हूं, आप चाहे कोई भी मेथड लगा ले, कुछ भी यूज कर ले, आपका आंसर कभी भी एक्यूरेट नहीं आएगा। आपका आंसर थोड़ा बहुत तो वेरी करेगा आगे पीछे, 1 नंबर 2 नंबर, क्योंकि अनसर्टेनिटी का मतलब ही होता है कि कुछ सर्टेन नहीं। तो ये यहाँ पर 3 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर कवर हुए, ट्रिक्स भी कवर हो गई है। एक थोड़ा सा साउंड थोड़ा पॉल्यूशन हो रहा है, यहाँ पर साउंड पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है। 1-2 मिनट का हम ब्रेक ले रहे हैं, ठीक है, वापस वीडियो कंटिन्यू करेंगे। तो इस छोटे से ब्रेक के लिए बहुत बहुत सॉरी, क्योंकि थोड़ा बाहर शोर शराबा ज्यादा हो रहा था, इसलिए ब्रेक लेना पड़ गया। अब हम बात करते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन की। चौथे क्वेश्चन को जरा ढंग से देखिएगा, चौथा क्वेश्चन बहुत अच्छा है। चौथे क्वेश्चन को और जल्दी सॉल्व कर लेंगे हम। देखिए कैसे करेंगे। लिखा हुआ कंसीडर 8 इलेक्ट्रॉन्स इन अ वन डायमेंशनल बॉक्स ऑफ अ लेंथ एज एक्सटेंडिंग फ्रॉम x0 to xa. What is the minimum allowed total energy using the Pauli's exclusion principle for a system? अब यहां पर हमसे पूछा गया है अलाउड एनर्जी स्टेट के बारे में कि भाई मिनिमम अलाउड एनर्जी स्टेट क्या होगी। तो देखो एक चीज को याद रखना, इस क्वेश्चन को करने के लिए बहुत अच्छी चीज बताता हूं मैं आपको, ठीक है। जरा वो चीज क्या है। पॉली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आपको और मुझको दोनों पता है। क्या पता है सर बताओ? पॉली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है? नो ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन कैन स्टेट इन द सेम एनर्जी स्टेट। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स कभी भी सेम एनर्जी स्टेट में नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, बिल्कुल सही है। लेकिन एक अप और एक डाउन में जरूर हो सकता है। इसका मतलब यहां पर बात हो रही है पेयर्स में। किसमें बात हो रही है? पेयर्स में। हमारे पास यहां पर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब स्टेट कितनी हुई? दिमाग लगाओ, हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8 है, तो स्टेट कितनी होगी? अगर इलेक्ट्रॉन 8 तो स्टेट कितनी होगी? 4 होगी। क्योंकि यहां पर याद रखना पॉली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमेशा यही कहता है कि एक साथ 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं लेकिन सेम स्टेट में नहीं, अलग अलग स्टेट में। तो अलग अलग स्टेट ही तो है, ये अप है और ये डाउन। हमारे पास यहाँ पर जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए हैं वो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए हैं। 8 इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए तो 8 इलेक्ट्रॉन्स की जो स्टेट होगी ना वो 4 होगी। तो इसका मतलब एक होगा n बराबर 1 के लिए, एक होगा n बराबर 2 के लिए, एक होगा n बराबर 3 के लिए और एक होगा n बराबर 4 के लिए। ये आपको लॉजिक याद रखना पड़ेगा कि भी 8 इलेक्ट्रॉन हो, या अगर इलेक्ट्रॉन हमेशा इवन में दे रखे होंगे तो उनको आपको आधा कर देना है, उससे आपको स्टेट मिल जाएगी। चलो ये काम तो कवर हो गया। तो लेकिन सर अब मिनिमम एनर्जी कहां से निकालेंगे? मिनिमम एनर्जी का फॉर्मूला तो यही होता है साहब, कौन सा n स्क्वायर h स्क्वायर एट ml²। रखो इवन के लिए। अच्छा एक बात और याद रखिएगा, पहले मैं एक बार लिख देता हूं फिर बताता हूं। पहले एक बार इसको निकाल लेते हैं फिर बताते हैं। n बराबर 1 के लिए मैं निकालूंगा तो इवन निकलेगा। इवन मेरे पास कितना हो जाएगा? h स्क्वायर 8 ml², ठीक है। n बराबर 2 के लिए निकालूंगा यानी E2 निकालूंगा तो ये हो जाएगा कितना? 4 h स्क्वायर 8 ml²। n बराबर 3 के लिए मैं निकालूंगा तो कितना हो जाएगा? 9 h स्क्वायर 8 ml²। और n बराबर 4 के लिए मैं निकालूंगा तो बनेगा 16 h स्क्वायर 8 ml²। वाओ। तो आप मिनिमम एनर्जी बोली यानी कि टोटल एनर्जी बोली, तो इन सबको जोड़ दो, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4। लेकिन बात यहां पर खत्म नहीं हुई, इन सबको आपको मल्टीप्लाई करना होगा 2 से। 2 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हो भाई? देखो यहां पर 4 स्टेट्स आई है,
लेकिन इलेक्ट्रॉन तो 8 है ना, मतलब हर स्टेट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो एक के जो हमारी स्टेट होगी ना, उसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन से एनर्जी को काउंट नहीं करेंगे, उसमें हम दोनों इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को काउंट करेंगे। अगर यहाँ बात सिंगल इलेक्ट्रॉन की होती तो मैं सिर्फ E1 लेता, E2 लेता, E3 लेता, बात खत्म कर देता। लेकिन यहाँ पर बात बोली गई है कि भी 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन ने 4 स्टेट्स रखी है और हर स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन बैठे हैं, तो इसका मतलब डबल एनर्जी है ना, एक अप से एक डाउन से, दोनों से एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। तो दोनों से एनर्जी है तो लिखो साहब, अभी लिख देते हैं, तो इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना। तो देखो मैं आपका काम यही आसान कर देता हूं, इन सब का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर कितना हो जाएगा, 1 + 4 5 14 30, 30 इंटू 2 60। अरे यार मैथ्स के बच्चों, इतना मुझे लगता है कि मुझे इतना झंझट नहीं करना पड़ेगा। इसको कट करेंगे किससे, 4 से, तो बनेगा भाई 15h² अपॉन 2ml²। ये हमारा मिनिमम एनर्जी स्टेट है, ये हमारा मिनिमम एनर्जी स्टेट है। लेकिन अगर बात आगे सर ट्रिक भी बता दो, बता देते हैं सर ट्रिक। आपको सिंपली कुछ नहीं करना, आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना, n² n+1 n, यहां पर मैं k ले लेता हूं ताकि कंफ्यूज ना हो, k² 2n+1 अपॉन 6। ये समीशन का फॉर्मूला है, अगर आपको पता हो स्क्वायर की टर्म को जब हम सम करते हैं तो यही ट्रिक हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। यहां पर एक n आ जाएगा। अब यहां पर क्या है, इसका सर यूज कैसे करोगे, तो इस फॉर्मूले को वापस लिखते हैं एक बार के लिए। अब मैं यहां n की जगह k लिख रहा हूं, ठीक है, क्योंकि यहां पर भी n है ना, इसलिए इसमें कोई खराबी वाली बात नहीं है। सिंपली मैं यहां से k² की वैल्यू को फाइंड करूंगा और यहां रख दूंगा। कैसे रखोगे सर, यहां n तो बताओ n क्या है। n एक्चुअल में आपका यहां पर स्टेट्स है, क्या है भाई, स्टेट्स। स्टेट्स को रखो, स्टेट्स मतलब राजस्थान, यहाँ दिल्ली वगैरह ये नहीं है, स्टेट मतलब क्वांटम स्टेट्स। तो क्वांटम स्टेट्स एक्चुअली में हमारी थी कितनी, 4 ही तो थी, तो उसको रखो। तो देखो 4 4 + 1 5 20 20 8 और 9, 9 इंटू 20 कितना हुआ, 9 इंटू 20 कितना हुआ, मेरी मैथ समझो रहे, खुद सोचो, 180। 180 को 6 से काटा तो 30, बात सही आई, 30 आ गया। चलो रख दो k² को उधर, तो रखा तो सर 30h² अपॉन 8 ml²। लेकिन सर बात तो अभी भी नहीं बनी, तो बात बना दो। ये एक इलेक्ट्रॉन के लिए, हमारी बात हो रही 2 के लिए, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन गया 60। भाई याद रखना ये 2 इलेक्ट्रॉन का खेल सबसे इंपॉर्टेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से एनर्जी है, तो ये तो सिंगल इलेक्ट्रॉन की वजह से निकल रहा था, हमको 2 के लिए चाहिए तो 2 से कर दो। देखो ये 60 बाई यही तो बना। अब इसको काटोगे तो क्या बनेगा, 15h² अपॉन 8 ml², सॉरी 2 ml²। मजा आ रहा है, मजा तो आएगा भाई, इतना इजी तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूं, आज तक मुझे किसी ने इतना इजी तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, इसको नोट कर ले कहीं पर अच्छे से, बढ़िया तरीके से, मजेदार तरीके से, हो गया। चलो आई होप सो मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, मुझे नहीं लगता है, लेकिन बच्चों को अगर लगता है तो कमेंट तो कर दो, कम से कम इतने सालों से मैं कह रहा हूँ, कम कोई तो कमेंट कर दो कि भाई अच्छे से पढ़ रहे, अच्छे से पढ़ा रहे हो आप, या नहीं पढ़ा रहे तो ही वो भी कर दो, लेकिन कर दो, कमेंट के लिए तरसते हैं हम आपके। क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अरे क्वेश्चन तो सारे ही अच्छे हैं यहाँ पे। तो सर जरा क्वेश्चन नंबर 5 बता दो। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, अच्छा देखो क्वेश्चन नंबर 5 में जो वैल्यूज दे रखी है ना, उनको थोड़ा मुझे एडिट करने में दिक्कत आएगी, तो मैं वैल्यूज जो क्वेश्चन को डिस्प्ले कराऊंगा उसमें वैल्यूज में यही लिख दूंगा, ठीक है, तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना यार, चलो आपके लिए एडिट कर ही देंगे, ठीक है। अ पार्टिकल विथ एनर्जी V0/2 coming from left encounters a potential -3V0/2 at x equals to 0, provided that potential Vx equals to 0 for x less than equals to a and the Vx -3V0/2 for x greater than a, then transmission coefficient is। तीन अलग अलग कंडीशंस दे रखी है भाई, 3 कंडीशंस। ये बोल रहा है कि भाई एक पार्टिकल है, ठीक है, वो x बराबर 0 से लेफ्ट साइड में से आ रहा है और उसका पोटेंशियल है V0/2। बड़ी खतरनाक बात बोली भाई, पार्टिकल यहां से आ रहा है, यानी कि यहां पर क्वांटम वेल की बात हो रही है। फिर दूसरी बात बोली है
कि जब x a से बड़ा हुआ तब पोटेंशियल हो गया माइनस का 3v0/2, माइनस का 3v0/2। तो सर अब बता दो, क्या बता दो, इसने एक बात बोली है बहुत अच्छी वाली कि ये जो v0/2 है ये एक्चुअल में क्या है? मुझे कोई बता सकता है ये v0/2 एक्चुअल में यहां पर क्या है? जरा सोचो एक बार प्लीज सोचो। मैंने यहां पर इसको भले ही पोटेंशियल लिखा, अच्छा सॉरी मुझसे गलती हो गई, सॉरी बच्चे से गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। एक्चुअल में ये एनर्जी है v0/2। क्वेश्चन पढ़ के भी आधे बच्चे समझ गए होंगे कि सर ने बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया, बहुत बड़ा, सर ई ना हो सकत, ठीक है। तो यहां पर v0/2 हमारे पास क्या है? एनर्जी, ठीक है। जब पार्टिकल लेफ्ट से आ रहा था तो हमारे पास x बराबर 0 पर एनर्जी कितनी है? v0/2। लेकिन पोटेंशियल कितना है? v बराबर 0। बात खत्म हो गई, ठीक है सर, बात अच्छी बोली आपने। v0/2 था एनर्जी और पोटेंशियल कितना हो गया? 0। लेकिन जैसे ही x a से बड़ा हुआ, a एक्चुअल में क्या हमारी विड्थ है, हमारे पोटेंशियल की विड्थ है, मतलब ये हमारा बैरियर होता है ना, पोटेंशियल बैरियर, वो ये होता है माइनस a से a, तो ये एक्चुअल में हमारी विड्थ होती है। मेरा क्वांटम वेल का वीडियो जाकर जरूर देखें, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। E इक्वल टू v0/2, v बराबर 0। एनर्जी तो वो के हो रहेगी, लेकिन पोटेंशियल कितना हो गया? माइनस का 3v0/। ये हमारा यहां पर बातें चली और इस बातों को हमने यहां पर किया, बहुत अच्छा किया। चलो अब इस बातों को अच्छी तरीके से हम क्या कर लेते हैं? प्यार मोहब्बत से सॉल्व कर लेते हैं। हमसे यहां से पूछा है कि भाई ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट्स बता दो सर। क्या बता दो? ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट। आराम से बता देंगे, बहुत आराम से, ठीक है। पहले क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया मैंने, अब देखो, अब धड़ल्ले से क्वेश्चन होगा। देखो ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट का फॉर्मूला होता है T4 K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 का स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है। K1 एक्चुअल में हमारा है काइनेटिक एनर्जी। क्या है हमारा? काइनेटिक एनर्जी, या फिर नहीं सॉरी काइनेटिक एनर्जी नहीं, ये कोएफिशिएंट्स की बात हो रही है ना, तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी नहीं, ये हमारा वेव नंबर है, वेव नंबर। और उसको निकालने का बड़ा आसान तरीका है, फॉर्मूला होगा 2m e माइनस वी अपॉन एच कट, यहां पर ऊपर नीचे एच कट। तो कुछ नहीं करना, आपको K1 दिया, V हमारा शुरुआती पहला केस नंबर 1 लेते हैं, तो उसमें हमारा पोटेंशियल 0 और एनर्जी v0/2, तो हमारा जो K1 होगा उसमें v 0 हो जाएगा और ये v0/2 हो जाएगा, तो हमारा बचेगा भाई m v0 अपॉन एच कट। ये 2 से 2 कैंसिल, m v0 एच कट बचा, ठीक है सर। K1 निकल गया, K1 तो निकल गया सर, अब K2 भी निकाल दो। तो K2 निकालने का सिंपली यही वाला फॉर्मूला लगेगा, यही वाला, तो K2 में हमारा सेकंड केस लगेगा, सेकंड केस मतलब कैसे m, ठीक है, 2m v0/2, ये माइनस का है तो यहां रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3v0/2 अपॉन h कट, सर इसको भी काटो तो K2 2m, यहां पर देखो ये हो जाएगा 4 से 4 कैंसिल तो हो जाएगा 2 से 2 हो जाएगा तो हो जाएगा 4m v0 h कट, 4 को बाहर लेंगे तो बनेगा 2√m v0 h कट। अब जरा सर इसको देखो जरा, तो ये m v0 है क्या? K1 है, एक्चुअल में K1 है, तो एक्चुअल में मेरा K2 कितना हो जाएगा? 2K1। K2 की वैल्यू को उठाकर ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट के फॉर्मूले में रखो, तो K1 K2 को रखा तो सर आ गया 4K1, K2 की जगह 2K1। चलो अब आ गया K1 K2, तो सर K1 की जगह तो K1, K2 की जगह 2K1 स्क्वायर, इसको करो तो ये बनेगा भाई 8 K1 का स्क्वायर और ये बनेगा 9 K1 का स्क्वायर, K1 से K1 कैंसल, 8/9। ये हमारा ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट निकला, बड़ा आसान तरीके से सिंपली फॉर्मूला अप्लाई किया, आंसर निकाल दिया, कंडीशंस अप्लाई की, आंसर्स निकाल दिए। देखो ये क्वेश्चंस है ना क्वांटम मैकेनिक के, होते बड़े आसान है, बस वो बातें ऐसी कर देता ना बच्चा, वहां पर आकर कंफ्यूज हो जाता है। जैसे मैं कंफ्यूज हो गया, मुझे ये v/2 पोटेंशियल लगा क्योंकि इसमें v लिखा हुआ था, ठीक है,
फिर जब मैंने वापस क्वेश्चन को देखा तब देखा उसमें एनर्जी की टर्म में बात बोली गई। तो इस थोड़ी मोटी छोटी मोटी चीजों का आप लोग ध्यान रखें। हो गया भाई सर? ट्रिक भी बता दो। ट्रिक देख लो भाई, आधे बच्चे ट्रिक के लिए आए हैं यहाँ पर कि ट्रिक 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 सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, टिक टिक टिक। तो देखो इसमें कुछ नहीं करना। सबसे पहले जब भी ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट का एक फॉर्मूला आप लोग याद रख लें। सर K1 का, K का जनरली बात कर ले, K का वो होता है E माइनस वी। बस यही ट्रिक है E माइनस वी। ये हमारा ये वाला फॉर्मूला याद रखें। यही वेव नंबर है और एक्चुअल में ये अगर देखा जाए तो काइनेटिक एनर्जी का ही फॉर्मूला है, ठीक है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर हम वेव नंबर की टर्म में बात करते हैं तो E माइनस वी पहली कंडीशन को अप्लाई करो। पहली कंडीशन में हमारे पास एनर्जी V नॉट बाई टू, पोटेंशियल कितना ये, तो ये बचा कितना V नॉट बाई टू, तो मेरा K1 निकला। दूसरी कंडीशन के अंदर देखो तो पोटेंशियल 3V नॉट बाई टू माइनस 3V नॉट बाई टू और एनर्जी V नॉट बाई टू, 4V नॉट बाई टू, तो 4V नॉट बाई टू कटा तो बता कितना 2V नॉट बाई सॉरी 2V नॉट। K1 K2 निकला यहाँ पर। हाँ सर K1 K2 तो निकल गया, बहुत अच्छे से निकला। अगली चीज क्या करेंगे? अगली चीज कुछ नहीं करनी आपको, आपको सिंपली निकालना है n। n आपका होता है, क्या होता है? K2 बाय K1, रूट K2 बाय K1। n आपका होता है रूट K2 बाय K1। K2 बाय K1 को रखो, K2 अपना 2V नॉट, ये अपना V नॉट बाय टू, ये V नॉट बाय टू ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 2। ऐसे हम V नॉट से V नॉट कैंसिल तो आएगा रूट 4, तो n बराबर कितना आ जाएगा 2। सर n बराबर 2 भी आ गया। अब कैसे आगे काम होगा? कुछ नहीं करना, अब एक जनरल फॉर्मूला लगा तो T इक्वल्स टू 4n 1 प्लस n का स्क्वायर। या फिर ये लगाओ ही क्यों, ये फॉर्मूला ही क्यों लगाना? ये K1 बाय K2 वाला भी तो लगा सकते हैं ना सर। K1 K2 वाला भी तो फॉर्मूला लगा सकते हैं ना सर। बिल्कुल लगा सकते हो, यही वाला डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, K1 और K2 की वैल्यू रख दो, आंसर यही आएगा 8/9। लेकिन अगर कोई इससे रखना चाहता तो इससे रख लो, n बराबर 2 रखा तो ऊपर तो 8 और नीचे 3 का स्क्वायर 9। आंसर वही आया है, आंसर वही आया है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अभी तो 10 क्वेश्चन और पड़े। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि क्वेश्चन और ट्रिक्स दोनों को साथ में लेकर चलना कोई आम बात नहीं है। थोड़ा मार्कर में इंक डाल लेते हैं, मार्कर का फ्यूल खत्म हो चुका है। चलो ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट एंड गो टू फॉर द अनदर क्वेश्चन। मजा आया? मजा तो आएगा ही भाई। मैं इससे ज्यादा इजी वे में और इससे ज्यादा फनी वे में नहीं पढ़ा सकता, इससे ज्यादा तो नहीं। एक फिजिक्स का बच्चा अगर इतना पढ़ा रहा है वही ठीक है। अगला क्वेश्चन है छठा, क्योंकि इतना फनी वे में फिजिक्स पढ़ी नहीं जाती है और मुझे नहीं लगता ये फनी वे है मेरे लिए, ठीक है। 6 क्वेश्चन के अंदर यहां मेरे पास एक वेव फंक्शन दिए रखा है, वो है √2/L कॉस। एक मेरे पास यहां पर क्वेश्चन की बुक है और एक मेरे पास मेरे खुद के लिखे हुए आंसर्स की बुक है, ताकि अगर मैं कंफ्यूज हूं तो मैं यहां पर सॉल्व कर सकूं। जहां मेरे पास कंडीशन है Lx x L/2, ठीक है, मेरे पास ये कंडीशन दे रखी है। अच्छा देखो यहां पर मुझसे क्या पूछा है, यहां से हमसे पूछा है एक्सपेक्टेशन की वैल्यू बताओ x की एक्सपेक्टेशन वैल्यू, पोजीशन में जो एक्सपेक्टेशन निकल रहा है उसकी वैल्यू बता दो। बड़ा आसान काम, बड़ा आसान काम सर, बड़ा आसान काम वैसे समझ में नहीं आया? अरे यार बड़ा आसान काम है, जरा ढंग से देखो। एक्सपेक्टेशन वाली याद होगी आपको मेरी वीडियो, मैंने उसका बताया था किसी का भी एक्सपेक्टेशन, जैसे अगर मैं माइनस से L/2 लिमिट दे दी है, बिल्कुल दे दी है। एक्सपेक्टेशन निकाल रहे ना, एक्सपेक्टेशन ही निकाल रहे आप और मैं, एक्सपेक्टेशन निकाल रहे, सिंपली फॉर्मूला लगा साई स्टार वाला, साई स्टार वाला फॉर्मूला लगेगा, लग गया dx। अच्छा इसको और अच्छे से लिखे तो देखो जरा, एक बार मैं सिंपली टर्म में कुछ बात लिख रहा हूं यहां पर, जरा उस चीज को गौर करिएगा, ताकि मुझे ज्यादा ना तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी ना मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। इस चीज को थोड़ा सा अंडरस्टैंड आप लोग यहीं पर कर लेंगे, नहीं तो मुझे अलग से तो करवाना ही है। फिर आप कमेंट में लिखोगे सर ने तो करवाया ही नहीं, तो मुझे फिर वहां मजा नहीं आएगा। जरा इस चीज को ढंग से देखिए, साई स्टार ना, साई स्टार मतलब कॉन्जुगेट हो जाएगा। जरा इस चीज को ढंग से देखिए, ये x है और ये cos है। जब आप लोग यहाँ पर लिमिट रखेंगे ना, जब आप लोग यहाँ पर लिमिट को वैरी कराएंगे तो देखो वो cos स्क्वायर बनेगा।
तो कॉस स्क्वायर बनेगा, दैट्स मीन जब आप इसको चेंज करोगे तो वापस कॉस के टर्म में ही बात होगी। थोड़ा छोटा कर रहा हूं, देखो एक बार इसको एक लाइन और लिख देते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आए। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, उसको समझने के लिए इसको थोड़ा और कर देता हूं। तो ये बचा 2/l², इसको बाहर ले लेते 2/l² को, ये प्लस माइनस ये तो 1 हो गया, बचा कितना पीछे cos स्क्वायर πx/l dx। ठीक है, अगर आप देखो तो cos 2x की वैल्यू होती है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो ये आपका बनेगा 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 cos स्क्वायर x की वैल्यू तो ये आएगी। जब आप इसको यहां पर पुट करोगे और आप इसका इंटीग्रेट करोगे, इसको पुट करोगे और यहां पर इसका क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे, तो जरा ढंग से देखो, एक ऑड फंक्शन है, एक इवन फंक्शन, एक ऑड है और एक इवन है। तो जो ऑड और इवन का मल्टीप्लाई होता है वो हमेशा 0 देता है। अब सर आपको कैसे पता है कि ये ऑड है इवन है? जरा l/2 दोनों में रखूंगा तो पॉजिटिव, समझ आया? माइनस का l/2 रखूंगा तो ये x तो नेगेटिव में जाएगा, लेकिन यहां अगर माइनस का l/2 रखता हूं तो ये तो पॉजिटिव है, क्योंकि cos तो नेगेटिव को भी पॉजिटिव देता है। तो दैट्स मीन आपको हमेशा ये याद रखना होगा कि इंटीग्रेशन में एक ऑड फंक्शन और एक इवन फंक्शन का मल्टीप्लाई हमेशा 0 देता है। तो ऐसे फंक्शन को हमेशा लॉक कर देंगे कि उसका आंसर कितना आएगा, 0 है, यानी एक्सपेक्टेशन की वैल्यू 0 आएगी। अब अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊंगा तो भी आंसर 0 ही आएगा। अब इसको सॉल्व करके देख लेना, इसका आंसर डेफिनेटली 0 आएगा, हो ही नहीं सकता कि इसका आंसर 0 ना आए। लेकिन इतने पड़पंज से बचने हेतु हम ये सारा काम करते हैं कि इसको ऐसे ही सॉल्व कर लो। समझ आया आपको? चलो 7th क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन हमारा, अब इसको करने की कोई ट्रिक क्या बताओ, आपको बताई दी ना ट्रिक, ऑड और इवन, बस बात खत्म। ठीक है, 7th क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन है भाई हमारा 7th में, इन अ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट अ मोनोक्रोमेटिक लाइट हैज बीन यूज्ड टू इल्यूमिनेट द मेटल सरफेस whose intensity increases with time. Which of the following statement is correct? Statement 1, the maximum kinetic energy of emitted electron will increase with time. Statement 2 यानी कि B, the stopping potential will increase with time. Statement 3, the photocurrent will increase with time. And the statement 4, the velocity of emitted electron will decrease with time. तो देखो इसमें मैं ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूं, आप कमेंट में मुझे बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए आ चुके हैं, आराम से वीडियो को पॉज कर लो, देख लो क्या आंसर होगा, कमेंट में बता देना मुझे इसका। ठीक है, चलो, क्योंकि ये मैं नहीं करवाऊंगा। एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट का मतलब है आपने अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा है तो आपको ही पता होगा। तो चलो 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वां क्वेश्चन हमारा कहता है, the uncertainty in the location of particle is equal to the de Broglie wavelength, then the uncertainty in its velocity is। अगर किसी पार्टिकल की पोजीशन में अनसर्टेनिटी उसकी दी ब्रॉगली वेवलेंथ के बराबर होगा तो उसकी वेलोसिटी में जो अनसर्टेनिटी होगी वो कितनी होगी, ये बता दो। चलो भाई, उसकी वेलोसिटी में कितनी अनसर्टेनिटी होगी ये बता दें, तो बता देंगे भाई, किसने मना किया। तो भाई सबसे बड़ी बात, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लिख दो, h/2, यहां पे h भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, दी ब्रॉगली वेवलेंथ हमारा लैम्बडा इक्वल्स टू h अपॉन mv होता है। ठीक है सर, बात ही खत्म हो गई। चलो, अब यहां पर क्या बोला गया है कि ये जो लैम्बडा है ये पोजीशन के क्या है, बराबर है। लैम्बडा क्या है, पोजीशन के बराबर है, तो रख दो h mv डॉट डेल p h/2। ठीक है सर, अब ये h है, इसको मैं लिख दूंगा h/4 पाई, h से h कैंसल, 1 अपॉन mv डेल p 1 अपॉन 4 पाई। चलो, अब सर वेलोसिटी की बात हुई तो वेलोसिटी तो आ गई, लेकिन वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी की बात हो रही है, तो मतलब डेल v आएगा। डेल v तो कहां से आएगा, जरा डेल p की जगह वैल्यू रख दो, m डॉट डेल v रख सकते हैं ना, उठा के रख दो। सो m डॉट डेल v अपॉन mv इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई, m से m कैंसल, सो डेल v अपॉन v 1 अपॉन 4 पाई। अब अगर इस 4 पाई के टर्म को हम नेग्लिजिबल मान ले थोड़ी देर के लिए, क्या मान ले, नेग्लिजिबल, हटा ही दे, तो हमारे पास रेशियो बचता है 1। इसीलिए मैं ये कहता हूं कि कभी कभी हमारे पास में इसको सिर्फ h ही मान लो,
देखो अगर मैं यहाँ पर सिर्फ इसको h मानता तो डायरेक्ट 1 नहीं आता, लेकिन हमने इसको माना h/4 पाई, तो 4 पाई। तो देखो इस चीज को मैं आपको सामने एक बात बोलना चाहूंगा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जरा इस चीज को गौर करके सुनिएगा। होता क्या है ना, जब कभी भी आप क्वांटम मैकेनिक्स के क्वेश्चन से डील कर रहे होते हो तो आपको काफी सारी चीजों का सामना करना पड़ता है। उनमें से एक चीज ये होती है कि भाई क्वेश्चन में यूज क्या करें, यही होता है ना। तो आप कुछ मत करिएगा, जो जो क्वेश्चन बोलता है ना सीधा सीधा वो काम करते रहिएगा। जो जो वो बोल रहा है उससे आगे बात मत करना, उसके आगे सोचना भी मत। उसने जितना बोला उतनी ही बात करनी, अपने लॉजिक्स नहीं लगाने कि ये भी डाल दो, ये भी डाल दो, ये भी डाल दो। आप जनरल टर्म में बात कर रहे हो h/2 से, तो h/2 से ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं। बस आपको एक चीज याद रखना है, जो पूछा है वही आंसर आएगा। तो देखो 1/4 पाई में 4 पाई तो हमारे काम का ही नहीं है। हमारे हमसे पूछा वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी, तो अनसर्टेनिटी एक्चुअल में कितनी होगी, 1 होगी। अभी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अंदर जो h कट होता है तो प्लैंक कांस्टेंट होता है ना, तो प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू होती है। तो इसका मतलब ये तो 4 पाई जस्ट उसकी एक वैल्यू बनाने का काम कर रहा है और उससे ज्यादा कुछ नहीं। समझ आया? तो ये हमारा काम हो गया। अब इसकी कोई ट्रिक तो नहीं, ये इसमें इतना बड़ा आसान क्वेश्चन है, इसकी ट्रिक में कुछ हो ही नहीं सकता, ये इतना ही। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इसकी कोई ट्रिक मेरे पास अवेलेबल नहीं है और हो भी नहीं सकती इसकी ट्रिक, क्योंकि ये एक सीधा साधा क्वेश्चन है। चलो हो गया। क्वेश्चन नंबर 9। शुरू के जो क्वेश्चन थे वो ज्यादा हार्ड थे, इसलिए उनकी ट्रिक्स बनाना ज्यादा आसान है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है मेरा, द वेव फंक्शन ऑफ अ सर्टेन पार्टिकल इज psi इक्वल्स टू a cos स्क्वायर x, जहां पर लिमिट हमसे दे रखी है माइनस से π/2 टू π/2। यहां से हमसे पूछा है नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट a की वैल्यू। बड़ा आसान क्वेश्चन, सीधी सीधी नॉर्मलाइजेशन कंडीशन लगा दो, साई स्टार इक्वल्स 1। अच्छा देखो साई स्टार है, इसका मतलब यहां पर कोई वो आयटा वाला फंक्शन तो है नहीं, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा। तो ये बन जाएगा a स्क्वायर cos की पावर 4x dx इक्वल्स टू 1, लेकिन लिमिट भी है सर माइनस के π/2 से π/2। अब देखो ये इंटीग्रेशन बहुत हार्ड है, ये cos 4x जो है ना बहुत हार्ड इंटीग्रेशन है, इसको सॉल्व करने में पसीने छूट जाएंगे अच्छे अच्छे के। इसको सॉल्व करने की ट्रिक बता रहा हूं, ऐसा इंटीग्रेशन जिसमें साइन या कॉस की इतनी ज्यादा पावर आ जाए, उसको कैसे सॉल्व करेंगे उसकी ट्रिक बता रहा हूं। नोट करना, ये बहुत अच्छा है, मुझे जिंदगी भर काम आएगा और ये 100% वर्क करेगी। लेकिन इसकी एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? देखो ये माइनस π/2 से π/2 दिया गया, तो इसकी लिमिट को मैं चेंज कर दूंगा 0 से π/2 और आगे लिख दूंगा 2। ये तो मैं कर सकता हूं, इंटीग्रेशन का रूल है। फिर मेरे पास कितना भाई cos की पावर 4x dx, लेकिन क्या मैं यहां पर ये लिख सकता हूं साइन की पावर 0x dx, क्योंकि ये ट्रिक तभी काम करती है जब हमारे पास एक साइन का फंक्शन होगा। ठीक है, तो मैं साइन की पावर 0x लिख सकता हूं, हाँ या ना लिख सकता हूं। बस अब इतना याद रखना, जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन हो इंटीग्रेशन का जिसमें साइन या कॉस की बहुत ज्यादा पावर दे रखी हो और आपको उसको कैलकुलेट करना हो, तो आपको सिंपली टर्म में 0 से π/2 में लिमिट देखनी है। अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो उसको बना लो और फिर देख लो अगर दोनों फंक्शन अवेलेबल है तो ठीक है, और एक सिंगल है तो अब अगले वालों को 0 लगा के लिख लो, कर सकते हैं। ठीक है, अब इनकी पावर को देखो, बस और कुछ नहीं देखना, सिर्फ पावर देखना, सिर्फ पावर सिर्फ पावर सिर्फ पावर। पावर देखा सर? बताओ, देखो cos की पावर है मेरे पास m बराबर 4, साइन की पावर है n बराबर 0। अब सिंपली ये फंक्शन अप्लाई कर देना, गामा m प्लस 1/2 मल्टीप्लाई गामा n प्लस 1/2 2 गामा m प्लस n प्लस 2/2। ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना, जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन आ जाएगा। तो देखो ये 2, इसको अभी थोड़ा पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो गामा m की जगह 4 रखेंगे तो आएगा भाई गामा 4/2, n की जगह 0 रखेंगे तो आएगा गामा 1/2, यहां रखेंगे तो आएगा भी 4 प्लस 0 प्लस 2 यानी 6/2 3, तो यहां हो जाएगा 2 गामा 3। गामा फंक्शन हर बंदा जानता है कि क्या होता है, माइनस का 5/2 हो जाएगा 3/2 इंटू 1/2, और 1/2 का कितना होता है √π, और 1/2 का वापस कितना होता है √π। इस 1/2 का √π और इसमें जो 1/2 आएगा उसका भी √π। 3 का होता है 2.1। अब जरा इसको लिखो तो कितना आएगा सर, 3/4 के नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा भाई 3π/16, ये आएगा। तो इसका इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई, तो ये हो जाएगा भाई 2a² 3π/16 इक्वल टू 1।
2 से 2 कैंसल, तो यह बनेगा ए स्क्वायर, 8 आएगा, 8 को उधर भेजो, 8/3 पाई, अंडर रूट निकाल लो सर, 8/√3 पाई। ये हमारे नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की क्या आ गई भाई, वैल्यू आ गई। देखा कितना आसान तरीके से, कितना फटाफट तरीके से निकाला मैंने। थैंक यू टू माई सेल्फ, ये ट्रिक बहुत काम की है, लिख ले इसको, नोट कर ले। अगर किसी को गामा फंक्शन क्या नहीं पता तो मैं बता देता हूं। गामा फंक्शन खुलता है ऐसे, ये 5/2 है तो ये खुलता है 3/2, 1/2√π, क्योंकि गामा फंक्शन जो होता है ना वो होता है n(n-1), याद रखो गामा फंक्शन n(n-1) में काम करता है, इसको सब याद रखेंगे, ठीक है। चलो हो गया, देख लिया, वीडियो पॉज कर लो एक बार, दोगे बहुत अच्छा है, हो गया। चल बहुत मजा आ रहा है तो कमेंट कर दो भाई, प्लीज कर दो, बहुत ज्यादा मेहनत करके बनाई है मैंने ये वीडियो। अगला मेरा क्वेश्चन है, consider a photon that scatters from an electron at rest if the Compton wavelength shift is observed to be the triple the wavelength of the incident photon, and if the photon scattered at the angle 60, the energy of recoiling electron. So wow, this question is too much amazing. Why? Because it's based on the Compton effect and the Compton scattering. So मेरी इंग्लिश काफी इंप्रूव हो चुकी है। तो इसका मैं पहली कंडीशन दे रखी है कि जो आपका जो एनर्जी डिफरेंस है ना, लेमड़ा लेमड़ा डैश, जिसको आप डेल लेमड़ा से लिखते हो, वो आपके इनिशियल वेवलेंथ का 3 गुना है। पहली कंडीशन ये दे रखी, ठीक है सर। और जो आपका थीटा है वो दे रखा है 60 डिग्री। चलो अब इसने बोला है इसकी एनर्जी को कैलकुलेट करने का है। क्या करने का है? एनर्जी को कैलकुलेट। चलो भाई एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे। चलो तो अब अगर मैं इसकी एनर्जी को क्या करने वाला हूं, कैलकुलेट करने वाला हूं, कैलकुलेट। तो सिंपली फॉर्मूला लगा है कॉम्पटन वाला फॉर्मूला, डेल लेमड़ा H/MEC 1 माइनस cos थीटा। डेल लेमड़ा की जगह कितना रख दूंगा, 3 लेमड़ा H/MEC, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 माइनस cos 60 की वैल्यू 1/2, देन आंसर इज H/2 MEC। लेमड़ा की वैल्यू H/6 MEC। ओ वाओ, लेमड़ा आ गया, एनर्जी तो नहीं आया ना, लेमड़ा आया, एनर्जी थोड़ी आया। चलो एनर्जी भी निकाल देते हैं। तो देखो एनर्जी निकालने से पहले कुछ छोटी मोटी बातों का आप लोग ध्यान रखें। सर क्या ध्यान रखें? देखो एक चीज याद रखना, जब वो पार्टिकल फोटोन इलेक्ट्रॉन से टकराया उससे पहले भी उसकी एक एनर्जी थी, उससे पहले भी उसकी क्या थी, एक एनर्जी थी, याद रखना। फिर जब वो टकराता है ना, टकराने के बाद भी उसकी एक एनर्जी होती है, लेकिन वो एनर्जी रिड्यूस हो चुकी होती है। वो एनर्जी रिड्यूस हो चुकी होती है क्योंकि वो अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर चुका होता है थोड़ी सी, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पर जो एनर्जी होगी वो होगी तो काइनेटिक एनर्जी, हम इलेक्ट्रॉन की निकाल रहे हैं क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन की रिकॉइलिंग एनर्जी निकाल रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर के ही लिख रहे हैं। तो वो होगा कैसा सर, वो बता दो। तो वो ऐसा होगा, वो हो जाएगा E माइनस ई डैश, पहली जो एनर्जी थी और उसके बाद माइनस। एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन की जो रिकॉइलिंग एनर्जी होगी वो फोटोन की एनर्जी डिफरेंस के बराबर होगी। फोटोन ही तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देता है, याद रखना। इलेक्ट्रॉन जब तक रेस्ट में वो चुपचाप बैठा है, उसके पास कोई एनर्जी नहीं है, फोटोन ने उसको अपनी थोड़ी सी एनर्जी देकर उसको कहा अब तू भाग। तो इसलिए याद रखना यहां फोटोन की एनर्जी कंसिडर होगी। तो वो होती भाई SC बाय लेमड़ा, एक फ्रीक्वेंसी थी उसकी, और वो हो जाएगी SC बाय लेमड़ा डैश। बाद में जो होगी वो लेमड़ा डैश ही तो होगी। लेमड़ा डैश अगर मुझे यहां से निकालना है तो लेमड़ा डैश कैलकुलेट करो भी। लेमड़ा डैश यहाँ पर मेरा कितना हो जाएगा, 4 लेमड़ा, उसको उधर भेजो, रख दो लेमड़ा डैश। SC को बाहर ले लो सर, तो ये बनेगा 1 अपॉन लेमड़ा, सॉरी लेमड़ा को बाहर ले लो सर, तो ये बनेगा 1/1 माइनस 1/4। आंसर आएगा भाई 3/4 SC बाय लेमड़ा। क्या है SC बाय लेमड़ा? लेमड़ा की वैल्यू अभी निकालिए सर, ये रे उठा के रखो, वो एनर्जी आई सर, क्या आई देखो, SC बाय लेमड़ा अपॉन 3/4 HC बाय लेमड़ा। और सॉरी कंफ्यूज मैं भी हो गया, पूरा कंफ्यूज हुआ, लेमड़ा रख रहा हूं ना, तो यहाँ H/MC आ जाएगा, H/6 MEC² आएगा, तो वो ऊपर आएगा, ये मुझसे गलती हुई। तो इन चीजों से थोड़ा बचे। एक्चुअल में लेमड़ा की वैल्यू यहां रखेंगे।
तो बनेगा 3/4 नीचे आएगा, तो ये मेरा 3/4 HC और लेमड़ा की जगह आ जाएगा H6MEC। ये H से ये H कैंसल, ये ऊपर चले जाएंगे तो ये बन जाएगा 18/4 MEC²। MEC² की जो वैल्यू होती है ना वो होती है 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये याद रखिएगा। और अगर आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 2.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आंसर एकदम परफेक्ट है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। इसको ढंग से देख लो आराम से। यहां मैंने क्या क्या किया है, ज्यादा कुछ नहीं किया है, सिंपल सा। रिकॉइलिंग एनर्जी का यही फॉर्मूला होता है, समझ आया? चलो, तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 10 कवर हुआ। इसकी भी ट्रिक है लेकिन मैं वो बताना नहीं चाहता क्योंकि वो ट्रिक थोड़ी सी वल्गर है, मुझे बेकार लगती है। मुझे बेकार इसलिए लगती है क्योंकि उस ट्रिक में आधा तो यही कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, यही कॉन्सेप्ट आधा यूज हुआ है और फिर बाद में सिर्फ एक छोटी सी वैल्यू को पुट किया। तो ये मतलब नहीं है, आप इसको कॉन्सेप्ट से ही करें, फायदे में रहेंगे क्योंकि वो कंफ्यूजिंग है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। मेरे स्टूडेंट्स आप, और क्योंकि मैं टीचर हूँ, आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, एक्चुअल में आप मेरे स्टूडेंट्स ही हुए, तो मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। वो ट्रिक बेकार है, बहुत काम की नहीं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ आपके पास एक वेव फंक्शन दिया हुआ है जिसकी वैल्यू है एक्सपोनेंशियल माइनस का x² क्वेश्चन है फॉर अ गाउसियन वेव पैकेट डिस्क्राइब बाय द साई x इक्वल्स टू a एक्सपोनेंशियल माइनस x²/a², फाइंड द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालो, कितनी होगी मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू। अब जो बच्चा वीडियो देख रहा होगा ना, उसमें ज्यादातर ने क्या किया होगा पता है, फटाफट ये वाला फॉर्मूला लगाया होगा, साई p कैप साई स्टार dx इक्वल्स टू 0। सॉरी ये वाला हाथों और एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला लगा लिया होगा, बहुत से बच्चों ने तो लगा भी लिया होगा। कुछ नहीं लगाना, इस मोमेंटम की वैल्यू 0 आएगी। अब सर 0 कैसे आगे बगैर कैलकुलेट किए हुए? हमेशा जब भी वेव फंक्शन रियल होगा उसके मोमेंटम की वैल्यू 0 आएगी। वेव फंक्शन रियल होगा सर, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है इसमें कोई भी आयोटा वाली टर्म नहीं होगी। आपको अगर वेव फंक्शन ऐसा मिले जिसमें कोई भी आयोटा वाली टर्म नहीं हो और उसमें कोई मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन पूछ ले तो वो हमेशा 0 होगा, क्योंकि रियल फंक्शन का मोमेंटम एक्सपेक्टेशन वैल्यू 0 होती है। याद रहेगा? तो ये हमारा 11 क्वेश्चन भी हो गया। अब 12 पे आ जाओ सर। धड़ाधड़ क्वेश्चन होंगे, अब तो मजा आएगा अब इनको सॉल्व करने में। एक ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें लिखा हुआ है a particle of mass m is confined in the ground state of a one-dimensional box extending to x minus 2l to x equals to 12 plus 12. The wave function of the particle is the given state is psi x equals to psi naught cos pi x 4l. The energy of eigenvalue corresponding to this state. एनर्जी निकालनी है इनकी, तो एनर्जी निकालनी है वही वाला फॉर्मूला n² pi² h² 2ml²। देखो इस पूरे क्वेश्चन के अंदर आपको गुमराह करने की कितनी खतरनाक कोशिश की गई है, गुमराह करने की कोशिश की गई है। क्या गुमराह करने की सिर्फ कोशिश की गई है? आपके पास वेव फंक्शन दिया और पूछ लिया एनर्जी, वेव फंक्शन एनर्जी, वेव फंक्शन एनर्जी, वेव फंक्शन एनर्जी। मतलब वेव फंक्शन तो काम का ही नहीं है, कोई कहीं काम का नहीं। क्यों काम का नहीं है सर? एक्चुअल में जब हमारे पास में एनर्जी बोलता है ना, तो देखो एनर्जी डिपेंड किन किन चीजों पे कर रही है। एनर्जी कर रही है एक तो स्टेट पर और दूसरा विड्थ पर। भाई मास पाई एच ये तो कांस्टेंट रहते हैं, मास तो आपको दिया होता है, पाई की वैल्यू पता है, एच कट की वैल्यू पता है। एक्चुअल में डिपेंड किस पे कर रही है? स्टेट और एल पर। एल हमारा वेल की विड्थ है, विड्थ पर डिपेंड कर रही है, सर विड्थ पर डिपेंड कर रही है। तो देखो हमसे सीधा सीधा सवाल पूछा ग्राउंड स्टेट पे, ग्राउंड स्टेट पे पूछा ना, तो यहां पर n बराबर तो मेरा 1 आएगा, ग्राउंड स्टेट में n बराबर तो मेरा 1 आएगा, ठीक है। और l की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी 4l। 4l कैसे होगी सर? तो आपको कुछ नहीं करना, हमेशा याद रखना
इनको अगर आप लिमिट की पॉसिबिलिटीज से देखें, लिमिट के नजर से देखें, तो ये हमारी लोअर लिमिट है और ये मेरी अपर लिमिट है। अगर बॉक्स की कभी भी विड्थ निकालनी हो ना, कभी भी विड्थ निकालनी हो, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देना। तो अपर लिमिट 12 माइनस लोअर लिमिट कितनी, माइनस का 12, तो 12 12 प्लस तो 4l, तो इसका मतलब l की जगह कितना आएगा 4l। उठा के रख दो, उठा के रखोगे तो आंसर आएगा En इक्वल्स टू n स्क्वायर पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 16 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 32, तो आएगा 32 ml स्क्वायर। यही हमारी ग्राउंड स्टेट एनर्जी का क्या है, एनर्जी फंक्शन है, आइगन फंक्शन। समझ आया? आइगन फंक्शन बोल लो, एनर्जी फंक्शन बोल लो, जो भी है वो यही है। ठीक है, थोड़ा पानी पी लेते हैं। ओके, 12वीं सीढ़ी चढ़ चुके हैं, 13वीं सीढ़ी चल लेते हैं। 13वीं सीढ़ी चलो। 13वां क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है, बहुत मतलब बहुत तो नहीं, मतलब थोड़ा हार्ड है, तो इसको करने के लिए ढंग से देखना क्या हो रहा है। 13वें क्वेश्चन में बोला गया द एंगुलर फ्रीक्वेंसी फॉर अ वेव प्रोपेगेटिंग इनसाइड अ waveguide is the given in the terms of the wave number k and the width of b of the guide by w kc 1 minus pi square b square k square की होल पावर माइनस का 1/2। द फेज एंड द ग्रुप वेलोसिटी ऑफ वेव आर। हमसे यहां पर वेव वेलोसिटी फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी का एक रिलेशन पूछा है। इन 4 ऑप्शंस यहां पर दे रखे हैं, उसका एक रिलेशन पूछा है। ठीक है, मैं वो चारों ऑप्शन यहां पर लिख रहा हूं क्योंकि यहां पर इस क्वेश्चन में लिखना जरूरी है। बाकी मुझे किसी के लिए जरूरी लगा नहीं था, लेकिन इसके लिए मुझे लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। c की पावर 4। अब मैं थोड़ा रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे कि एक बार इन सारे जो मैंने अभी ऑप्शंस दिए इन सबको कहीं लिख ले, क्योंकि मैं इस वीडियो के अंदर इस बोर्ड पे इतना सब कुछ एक साथ नहीं संभाल पाऊंगा, तो आप इसको लिख ले कहीं पर, ताकि मैं इसको मिटाकर क्वेश्चन को आराम से टेकल कर सकूं। ये वी है, ठीक है, ये 4 ऑप्शन है, एक बार इनको प्लीज लिख ले, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा फटाफट लिख ले। ठीक है, लिख ले, चलो। अब यहां पर आप सिंपली एक चीज लगाए, वो है ग्रुप वेलोसिटी, फेज वेलोसिटी। फेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है W बटा के। W बटा के होता है हमारे फेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, यही होता है, आशा यही होता है। तो ये रखेंगे, W को यहां पर रखेंगे तो देखो कटेगा, तो आंसर आएगा इसका √1 माइनस पाई स्क्वायर बी स्क्वायर के स्क्वायर, इसकी पूरी पावर हाफ। ये हमारे पास पीएच की वैल्यू है। वहीं पर अगर ग्रुप वेलोसिटी की वैल्यू पूछे तो ग्रुप वेलोसिटी की वैल्यू होती है dw अपॉन डी के। तो देखो अगर मतलब इसका डिफरेंशिएशन करना होगा, इसका मुझे क्या करना होगा, डेफिनेशन, डेफिनेटली इसका डेफिनेशन मुझे करना पड़ेगा। तो देखो अगर मुझे इसका डेफिनेशन मैं करता हूं तो इसका डेफिनेशन बड़ा थोड़ा पेचीदा सा आएगा, तो उसको लिख लेना केसी माइनस का आएगा माइनस केसी 1 माइनस पाई स्क्वायर बी स्क्वायर के स्क्वायर, फिर आएगा पाई स्क्वायर बी स्क्वायर के क्यूब। ये इसका आएगा डिफरेंशिएशन जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे। अच्छा, अगर इस क्वेश्चन को मैं दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर कर दूं इनके, अगर मैं इन दोनों का स्क्वायर करूं तो क्या मैं इसको इस टर्म में लिख सकता हूं?
क्या मैं इसको इस टर्म में लिख सकता हूं? किस टर्म में? 1 माइनस सी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर पी एच। ठीक है, मैं थोड़े थोड़े स्टेप्स निकाल रहा हूं, एक बार आप सॉल्व करोगे तो आपको पूरा अच्छे समझ में आएगा। देखो मैंने इसको इसमें चेंज किया, ठीक है, और यहां पर मुझे वीजी की वैल्यू मिल गई। तो अगर आप इसको ढंग से देखो, अगर मैं इसकी वैल्यू को उठा के यहां रख दूं और फिर इस पूरे को सॉल्व करूंगा, ठीक है, तो देखो इसकी थोड़ी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा थोड़ी रिग्रेस है, मतलब मेरा बोर्ड भी कम पड़ जाएगा। तो इससे लिए मैं यहां पर इसका डायरेक्ट आंसर में लिख रहा हूं, इसका डायरेक्ट आंसर वो है Vg इक्वल टू वी पी एच 1 माइनस लेमडा स्क्वायर सी की पावर 4 बी स्क्वायर वी की पावर 4 पी एच। अब सर 4 कैसे आया और बी कैसे आया? आपने ऑप्शन में तो कहीं पर बी दिया था, हाँ बी तो मैंने दिया था, तो ये 4 आ गया और ये आ गया, ठीक है, ये सब ओके। अब मजे की बात, और कुछ बच्चों को ये चीज बुरी लगी होगी कि सर ने तो बहुत दिमाग खराब कर दिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया, ये क्या मजाक होता है क्या, यूं होता है? देखो मैं एक चीज समझाता हूँ आपको, मेरी वीडियो वैसे भी 1 घंटा प्लस की हो चुकी है, बच्चे आप लोग ही बोर हो जाओगे, देखना नहीं चाहोगे, मुझे पता है काफी लोगों ने तो शुरू में इसको स्किप कर दिया होगा, लेकिन जो अभी तक डटे हुए हैं ना, उनसे मैं उनको अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि उन्होंने इतना पेशेंस रखा, मुझे सहन किया। तो प्लीज मैं चाहता हूं एक बार आप इसको खुद से करने की कोशिश करें। अगर नहीं होगा आपसे, सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, देन मुझे कमेंट के अंदर जरूर बता देना, नेक्स्ट वीडियो में पहला क्वेश्चन ही इसी को लेकर मैं शुरुआत करूंगा, ठीक है? तो प्लीज इस क्वेश्चन को एक बार खुद करें, नहीं हो तो मुझे जरूर बताएं, ठीक है? ठीक है, अब थोड़ा टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है, रात के लगभग अभी शायद 12 प्लस हो चुके हैं मुझको भी। मैं रात को वीडियो बनाता हूँ बिकॉज दिन भर और भी काम होते हैं, खुद की पढ़ाई वगैरह और भी सब कुछ। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 बड़ा अमेजिंग क्वेश्चन है यार, जरा इसको देखना। क्वेश्चन नंबर 14 में मुझे यहाँ पर स्टेट्स दे रखी है, बोला भाई n बराबर 0 1 फिर आया, मैं यहाँ पर इसको लिखता हूँ 3 5 7 और बोला गया n बराबर 1 n बराबर 2 n बराबर 3। बोला गया द फिगर शोन इन द एनर्जी लेवल डायग्राम करस्पॉन्डिंग टू। अब ये बोल रहा है ये एनर्जी लेवल डायग्राम किसका है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एक पार्टिकल है जो कि बॉक्स के अंदर है, दूसरा पार्टिकल जो टनलिंग कर रहा है, तीसरा हार्मोनिक ऑसिलेटर, चौथा हाइड्रोजन एटम। कैसे पता करेंगे सर? कुछ भी नहीं पता करना आपको, जब भी इस तरीके के एनर्जी लेवल डायग्राम्स आपके सामने है, आप सिंपल सा ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्या? n प्लस हाफ h कट ओमेगा, बस सिंपल सा ये लगाएंगे। n की वैल्यू रखो, देखो n की वैल्यू 0 रखोगे तो कितना आएगा? हाफ h कट ओमेगा। n की वैल्यू 1 रखोगे तो 3 हाफ h कट ओमेगा। n की वैल्यू 2 रखोगे तो 5/2 h कट ओमेगा। तो ढंग से देखो, ये सारी टर्म्स आ रही ना, 1 3 5 ये ऊपर आ रही ना, तो इसका मतलब ये एक हार्मोनिक ऑसिलेटर है, और ज्यादातर क्वेश्चन में आपको हार्मोनिक ऑसिलेटर्स का ही डायग्राम देगा, ये फिक्स है। क्योंकि देखो इस चीज को ढंग से देखो, अगर आप ये वाला फॉर्मूला लगाते हो एनर्जी के लिए, कौन सा? ये वाला, आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, मैं 4 ऑप्शंस को इसी यहीं पर क्लियर कर दूंगा। तो जरा देखो, हाइड्रोजन एटम में ग्राउंड स्टेट 1 होती है, याद रखना ग्राउंड स्टेट 1 होती है, और कोई पार्टिकल जो बॉक्स में होता है उसकी भी ग्राउंड स्टेट 1 होती है। तो मतलब ग्राउंड स्टेट 1 से शुरू करा, तो अगर मैं 1 रखूं तो ये आएगा, 2 रखूं, अगर मैं n बराबर यहां 2 रखूं तो 4 आएगा, 4 तो कहीं ऑप्शन में ही नहीं है ही नहीं, तो इसका मतलब वो 2 ऑप्शन, जो पार्टिकल इन बॉक्स और पार्टिकल, एक तो क्या लिखा हुआ, पार्टिकल इन बॉक्स और पार्टिकल टनलिंग और हाइड्रोजन एटम, ये तीनों ही खत्म हो गए, क्योंकि ये ऑप्शन बता ही नहीं रहे, ग्राउंड स्टेट में कहीं आ ही नहीं रहा है। इसका मतलब एनर्जी का ये फॉर्मूला काम आएगा जो कि हार्मोनिक ऑसिलेटर का, और ये कंडीशन इसको सेटिस्फाई करती है, ठीक है? तो ये 14 क्वेश्चन में मेरा हो गया। एंड द लास्ट वन बट नॉट लीस्ट इज 15, क्योंकि मैं लीस्ट नॉट लीस्ट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी और वीडियोस भी तो आएगी जिसके अंदर ऐसे ही और क्वेश्चंस भी मैं बताऊंगा, ठीक है? चलो, the kinetic energy of proton and the alpha particle is not under the influence of any force are given to be equal if we denote the de Broglie wavelength of proton by the lambda p। अगर हम प्रोटॉन की वेवलेंथ को lambda p से लिखते हैं, and that the particle of alpha will be lambda alpha, तो हमसे पूछा है कि इन दोनों की वेवलेंथ के बीच में क्या रिलेशन होगा सर, वो बता दो।
तो देखो इन दोनों की वेवलेंथ के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करना बड़ा आसान। कैसे? सुनो, सबसे पहले डी ब्रॉगली वेवलेंथ वाला फॉर्मूला लगा लो। क्या है? h कट अपॉन 2m के, ये तो मैं करवा चुका हूं अभी, h/2m के हो गया। चलो सर ठीक है, तो लेमड़ा p के लिए कितना हो जाएगा? h अपॉन 2m के पी, और लेमड़ा अल्फा के लिए कितना हो जाएगा? h अपॉन 2m के अल्फा, ये हो जाएगा। अब अगर मैं सिंपली यहां पर एक टर्म्स दे रखी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा उसको देख लेना। ठीक है, यहां एक बात बोली हुई जो कि मैंने अभी क्वेश्चन में बोला कि जो अल्फा का जो मास है वो प्रोटॉन के मास का 4 वो क्या नाम है, 4 टाइम्स है। कि मास ऑफ जो अल्फा पार्टिकल है वो प्रोटॉन के मास का 4 टाइम्स है। ठीक है, तो यहां पर रखो, ये अल्फा का मास होगा, ये भी प्रोटॉन का, अल्फा का रखेंगे तो यहां रखा, तो यहाँ 2 हो जाएगा, 2 और 4 8 हो जाएगा, तो बनेगा 8 प्रोटॉन के अल्फा। समझ आया आपको? चलो यहां पर हमारा ये काम होगा। अच्छा, ये के अल्फा नहीं होगा, काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम है। सॉरी, ये मुझसे छोटी मोटी मिस्टेक हो रही है, इसके लिए मैं बहुत बहुत सॉरी बोलूंगा। मास अलग अलग है, काइनेटिक एनर्जी सेम है। ठीक है, ये मुझसे छोटी सी मिस्टेक हुई, इसके लिए बहुत बहुत सॉरी। अब कुछ नहीं करना है, लेमड़ा पी और लेमड़ा अल्फा इन दोनों का रेशियो कर देना। तो जैसे आप इन दोनों का रेशियो करोगे तो आपके पास आएगा 4m p अपॉन mp, तो लेमड़ा पी हो जाएगा अपना 2 लेमड़ा अल्फा। ये यहाँ का इनका रिलेशन है, और इसको करने के लिए कोई ट्रिक की जरूरत ही नहीं, क्योंकि सिंपली ये इसी तरीके से हो सकते हैं। तो ये थे हमारे 15 क्वेश्चन, और जिसकी क्वेश्चन सीरीज की पहली वीडियो आपकी भी आ चुकी है। आपने पूरा देखा है तो बहुत बहुत थैंक यू इसको देखने के लिए। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और हाँ, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब हमारे चैनल को और खासकर मुझे सपोर्ट देता है। जैसा अभी मेरे 99 सब्सक्राइबर्स है, तो ये मुझे 99 मुझे हर वक्त मुझे ये एहसास दिलाते हैं कि कम से कम 99 बच्चे ऐसे बैठे हैं जो इंतजार कर रहे हैं मेरी वीडियो का पढ़ने के लिए। तो इसलिए मैं उनके लिए वीडियोस बनाता हूं, और मैं बनाता रहूंगा, चाहे भले ही मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़े या ना बढ़े, क्योंकि ये मेरा पैशन है और मैं अपना पैशन को अब नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो अच्छी लगी तो एक कमेंट जरूर करें, और कोई डाउट आ जाए तो इंस्टाग्राम पर आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, आई विल रिस्पॉन्ड यू। साथ ही साथ आप मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए, वहां पर मैं बुक्स भी शेयर करता हूँ, नोट्स भी शेयर करता हूँ, क्वेश्चंस भी शेयर करता हूँ काफी चीजों के, तो प्लीज वो मेरा जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ हमारा फेसबुक पेज है काइनेटिक्स फिजिक्स एकेडमी, देन यू हैव टू फॉलो इट। वहां पर भी मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। और अगर आप जेईई मेंस या नीट की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं उसकी वीडियोस भी बनाता हूँ, आप जानते होंगे मेरे इसी चैनल पर, तो आप मेरे फेसबुक पेज काइनेटिक्स को भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पर मैं बहुत सारी वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, और हाँ, एक कमेंट जरूर करें।